हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के फंक्शंस के बारे में। दोस्तों, पाइथन में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी यूज करके देख चुके हैं। अगर मैं सिंपल से फंक्शंस को अगर आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने दोस्तों यूज कर रखा है प्रिंट फंक्शन या फिर दोस्तों इनपुट फंक्शन। हम लोगों ने टाइप फंक्शन देख रखा है, आईडी देख रखा है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोगों ने लिस्ट फंक्शन को देख रखा है, हम लोगों ने टपल को देख रखा है, ऐसे ही दोस्तों डिक्ट नाम का फंक्शन देख रखा है। तो बहुत सारे फंक्शंस हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों, पहले से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हमको डायरेक्ट मिलता है पाइथन में, तो उन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमको पाइथन में मिलते हैं, हम सीधे सीधे उसको यूज कर सकते हैं। जबकि दोस्तों कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल में होते हैं। मतलब अगर आपको जरूरत है तो पहले आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसा हम लोग चैप्टर नंबर 1 में मैथ लाइब्रेरी को यूज कर चुके हैं। तो मैथ जो मॉड्यूल है दोस्तों, उस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है और उसके कुछ फंक्शंस हम लोग देख चुके हैं। ऐसे ही हम लोग और बहुत सारे दूसरे अलग अलग टाइप के मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। जैसे आगे जाते हुए हम लोग एक सीएसवी को भी देखने वाले हैं, तो सीएसवी अपने आप में एक मॉड्यूल है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग और कुछ मॉड्यूल यूज करेंगे जैसे माई एसक्यूएल को लेकर के, तो उसके भी अपने अलग कुछ फंक्शंस हैं। तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इनके अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो एक फंक्शंस तो कौन से हो गए अपने पास, बिल्ट इन फंक्शंस। दूसरे हमारे पास हो गए दोस्तों फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। जबकि एक और होता है आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कुछ फंक्शंस बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ऑलमोस्ट सभी टाइप के फंक्शंस आपको पाइथन की अलग-अलग लाइब्रेरीज में मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि मुझे एक पर्टिकुलर एक ऐसा फंक्शन बनाना है, जैसे मान लो आपको स्कूल का ही अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें यूजर से जो है वो आपको नेम रीड करवाने हैं। तो नाम रीड करवाना है, आपको उसकी जो है वो रोल नंबर ऐड करवाना है, इसी टाइप से आपको उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के मार्क्स आपको रीड करवाना है। तो ये जो आपने एक स्टूडेंट का काम किया, ऐसे ही आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। तो उस टाइम पर क्या कर लेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम रख लेंगे मान लो इंसर्ट डेटा। इसी टाइप से अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना है तो हमने डिलीट डेटा नाम का एक फंक्शन बना लिया। ऐसे ही दोस्तों हम लोग और अलग अलग टाइप के फंक्शंस बना सकते हैं। तो ये फंक्शंस जो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा हूँ, इसको मैं बोल दूंगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही है, हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस आखिर होते क्या है? तो दोस्तों फंक्शंस हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जैसे मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर एक मैंने फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मल्टीपल लाइंस का कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि इसी फाइल के अंदर मैं एक और फंक्शन बना दूं, मतलब मल्टीपल फंक्शंस हम लोग बनाते ही हैं। तो एक और फंक्शन मैंने बना दिया है, इसके अंदर मैंने फिर से ऐसे कुछ फंक्शंस की जो डेफिनेशंस है वो मैंने लिख दिए है। हो सकता है ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर 4 5 6 फंक्शंस जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर दो। अब इन फंक्शंस को अगर यूज़ करना है तो हो सकता है इसी फाइल में आप उस फंक्शन को यूज़ कर लो। जैसे मान लो हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया है डेमो 1 नाम का। फिर आप एक और फंक्शन बना लो जिसका नाम है सपोज़ डेमो 2। एक और फंक्शन है सपोज़ हमारे पास जिसका नाम है डेमो 3। तो दोस्तों ऐसे अलग-अलग फंक्शंस आपने बनाए, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5, और फिर आप उसको उसी में कॉल कर रहे हो। ऐसा भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने अपनी एक फाइल बना दी। मान लो आपने इस फाइल का नाम रखा है फन या फंक्शंस जो भी, और इसके अंदर दोस्तों आपने मल्टीपल फंक्शंस जो है वो बना रखे हैं। ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस आपने बनाए और दोस्तों इस फन नाम की फाइल को आप अपनी मेन फाइल के अंदर इंक्लूड कर दोगे। तो इसके लिए आपको ऊपर लिखना पड़ जाएगा बस सिंपल सा इंपोर्ट, और जो भी फाइल का नाम है, जो भी आपकी पाइथन की फाइल है, तो इंपोर्ट फन लिख रहा हूं मैं, तो वो फन डॉट पी वाई नाम की फाइल ऑटोमेटिक हमारे पास इंक्लूड हो जाएगी और ये सारे फंक्शंस हम लोग अब यहाँ पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, एक फंक्शन बनाया है या मल्टीपल फंक्शंस बनाया और उसको हम लोग यूज करें। अब फंक्शन बनाने के बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन क्या है। ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब आपने इसके कोड इसके अंदर लिख रखे हैं दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क कैसे, मान लो ये फंक्शन जो है वो इंसर्ट कर रहा है, ये वाला फंक्शन डिलीट कर रहा है, ये वाला फंक्शन सर्च कर रहा है, ये वाला फंक्शन कुछ और काम कर रहा है, ये फंक्शन कुछ और काम कर रहा है। तो आपने क्या कर दिया, स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने अपने अलग अलग फंक्शंस बना रखे हैं।
एंड कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अगर इंसर्ट फंक्शन बनाया है, आप सोच के देखिए 5 बच्चों की आपको एंट्री करवानी, तो दोस्तों 5 बार आपको लिखना पड़ेगा नेम, मार्क्स, ये वो जो कुछ भी। अब आप सीधा एक फंक्शन कॉल कर सकते हो, एक लाइन का कोड लिखोगे और वो मल्टी लाइन का कोड आपका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। फंक्शंस को दोस्तों हम लोग सब प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि मेन प्रोग्राम तो आपका जैसे मान लो ये था, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये छोटे छोटे से आपके प्रोग्राम्स हैं। इसको हम लोग सब प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। मोस्टली आपके फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिटर्न करे ही करे। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। मैंने आपको भी कहा था, एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको कह देता हूं, जैसे मान लो प्रिंट। दूसरा है फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल। मान लो आपके पास कोई मैथ नाम का एक मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर रखा था, आप क्या लिखोगे, मैथ डॉट SQRT, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसके अंदर आप जो भी आपके वैल्यूज आप लिखना चाहते हैं, मान लो 144 लिखा, तो रिटर्न ये आपको क्या कर देगा, 12 रिटर्न कर देगा। और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप अपने खुद के फंक्शन बना सकते हो, उसके लिए लिखना पड़ेगा डेफ। फंक्शन का जो भी नाम आप ले रहे हैं, मान लो डेमो लिया, कॉलन लगाएंगे, इधर आप जो भी स्टेटमेंट लिख देंगे, दोस्तों ये आपका अपना एक फंक्शन बन चुका है, सिंपल सा है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एक करके अभी आगे बताने वाला हूँ। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग देखें, तो जो हमारे पास, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्या कह रहा था, 3 अलग अलग टाइप के फंक्शन है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब वो पहले से हमारे पास अवेलेबल है, एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। आप उनको कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल था प्रिंट, एक है सम, एक है मिन, एक है मैक्स, एक है टपल, एक है लिस्ट। ये सारे फंक्शंस दोस्तों हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हम इनको सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास, वो है यहाँ पर कि फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। मान लो हमारे पास एक मॉड्यूल है मैथ नाम का, तो इस मैथ के अंदर स्क्वायर रूट है, या फिर पाई है, या फिर पावर है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास है। उसको यूज करना है तो आपको उसको अपने पाइथन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, और आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। ऐसे ही मान लो एक एरे नाम का मॉड्यूल है, तो उसमें दोस्तों पॉप है, या फिर आपके पास अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस है, अगर आप लेना चाहे तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल। वो कहाँ होते हैं आपके पास, इन पर्टिकुलर मॉड्यूल, ठीक है, एंड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इज इंपोर्टेड। अगर वो मॉड्यूल इंपोर्ट है तो ही आप उसके फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। और तीसरा आपके पास है दोस्तों, उसका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग यूडीएफ भी बोलते हैं। इन पाइथन अलाउज यूजर टू क्रिएट कस्टम फंक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे हेल्प इन मॉड्यूलाइजिंग कोड, और साथ में कह सकते हैं कि वो रीयूजेबिलिटी का फीचर आपको देता है, रीडेबिलिटी आपको देता है, और एफिशिएंसी के फीचर्स आपको देता है, ताकि आप अपने कोड को बहुत आराम से मैनेज कर सके। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें एडवांटेज को लेकर के, तो क्या क्या एडवांटेज है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये है कि इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा था, आपको एक कोड लिखा है, मान लो इतना बड़ा गंदा सा कोड मैंने लिख दिया, आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है, उसको रीड करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मान लो ये वाला जो कोड है, इसका मैंने एक नाम दे दिया, मान लो इंसर्ट, और इस वाले कोड का नाम दे दिया मैंने अपडेट, और इस वाले का नाम दे दिया मैंने सपोज डिस्प्ले, और ऐसे मैंने अपना जो कोड लिखा है उन सबके नाम दे दे करके, फंक्शंस बना बना करके मैंने अपने कोड को लिखा है। तो उससे क्या होगा, मैं अपने कोड का जो जो भी मेरा कोड लिखा है मैंने पाइथन में, उसको समझ पाऊंगा आसानी से। तो ईजियर टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। उसको मेंटेन करना बड़ा इजी हो जाएगा। मान लो हमको एक और वैल्यू इंसर्ट करनी, तो एक जगह पे जाके चेंज कर देंगे। मान लो अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसमें अपडेट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मान लो अपडेट ही कर रहे हैं, तो वहाँ कोई मैसेज है, उस मैसेज में अगर आपको एक जगह कोई चेंजेस करना है, तो दोस्तों एक जगह जाके चेंजेस करोगे, बहुत आसानी से सभी जगह वो चेंज हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करना बड़ा इजी हो गया। डीबगिंग, डीबगिंग मतलब अगर कोई एरर आ रही है, जिससे मान लो आपने डिलीट करा, और डिलीट वाले जो सेगमेंट है या उस फंक्शन के अंदर कहीं कोई एरर है, तो सीधे आप उस फंक्शन पे जाकर के उसके कोड को चेक करोगे, आपको पूरे कोड को देखने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों ये रीयूजेबिलिटी कोड कह सकते हैं। रीयूजेबल का मतलब क्या है, एक बार मैंने फंक्शन बना दिया, अब अपने प्रोग्राम में चाहे जितनी बार उसको मैं यूज कर सकता हूँ।
ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, एक तो अगर हमारा एक लार्ज प्रोग्राम है तो हम अपने प्रोग्राम को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम अपने एक लार्ज प्रोजेक्ट को अपने अलग-अलग प्रोग्राम्स के बीच में डिवाइड कर सकें। ठीक है? मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट है, मान लो स्कूल का प्रोजेक्ट है, आप और आपके फ्रेंड्स मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस केस में आप थोड़ा-सा काम करेंगे, आपका फ्रेंड भी कुछ काम करेगा। मान लो आपने इंसर्ट और अपडेट का काम आपने कर दिया, तो डिलीट का काम, सेलेक्ट का काम, ठीक है? या अपडेट का काम, ऐसा कुछ पर्टिकुलर काम कोई और भी कर रहा है, तो मल्टीपल लोग मिल करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर पाएँगे। अगर हम बात करें दोस्तों, तो फंक्शंस जो आपके पास है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एनी फंक्शंस। कोई भी अगर एक फंक्शन देखे, मान लो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा फन या डेफ लिखता हूँ, पहले तो डिफाइन कर रहा हूँ और फिर मैं उस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या रखा है, फन वन। कॉलन लगाऊंगा दोस्तों इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर मेरे को हेडर बनाना पड़ेगा। फिर 4 स्पेसेस छोड़ के मैं यहाँ पर मल्टी लाइन का कोड लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, मैंने अपना एक फंक्शन बना दिया। और जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, बार-बार इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी जाके अब मैं क्या लिख दूँगा, fun1, और ऑटोमेटिक दोस्तों ये वाला जो कोड है वो वहाँ पर उस टाइम पर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक तो क्या करा है मैंने, फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है, और दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरे को ज़रूरत होगी तब उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। तो एक बार फंक्शन को डिफ़ाइन कर लें और उसके बाद आप मल्टीपल टाइम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, पहले हम ये भी समझ लेते हैं। डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है, फंक्शंस बनाना। आप अपने हिसाब से फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है? दैट मीन इन द केस एडिंग टू नंबर एंड रिटर्निंग इट। मान लो अगर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सपोज सम। तो एक एग्जांपल है, एक फंक्शन बनाने से पहले आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों डीईएफ। ये आपके पास एक कीवर्ड है डेफ। डेफ मतलब डिफाइन करना, जब भी आप एक फंक्शन बनाओगे ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद है आपके पास फंक्शन का नाम। ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सम पहले से बने हुए फंक्शंस भी है, आप इसकी जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके फंक्शन में आप कितने आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जैसे फंक्शन को कॉल करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने लिखा है सम ऑफ 7, 8, तो मैंने इसमें कितनी वैल्यू पास करी है, 7 और 8 दो। तो ये 7 जो है वो किस में जाएगा, ए में, और बी के अंदर जाएगा अपना 8। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया है, डेफ। डेफ मतलब फंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन की कॉलिंग कुछ ऐसी होगी। फंक्शन का नाम क्या रखना है, सपोज सम। कितने आर्ग्यूमेंट पास करो, 7 और 8 यानी कि 2। तो ये दो वैल्यू किस में जाएगी, ए और बी में। चली गई दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये दो जो वैल्यू है इसको हम लोग सम करेंगे, क्योंकि सम का काम यही है। तो z इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी का सम हो जाएगा, मान लो 7 और 8 आपने भेजा तो वहाँ 15 हो गया, वो 15 किस में स्टोर हो गया, z में, और ये फंक्शन वापस क्या रिटर्न कर रहा है, z। तो जब आप लिखोगे, मान लो मैं जाके लिखता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू, ठीक है, सम ऑफ 5, 7, मान लो मैंने ये लिखा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, दो वैल्यू लेकर के जाएगा और वहां से वापस क्या लेके आया है, 12 लेके आया है। तो ये 12 किस में आ जाएगा, x के अंदर। तो एक फंक्शन है, जो आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पास करें वो वैल्यू लेकर के जा रहा है और वहां से वापस क्या लेके आ रहा है, वैल्यूज। उसका नाम है अपने, वो हमने यूज किया है यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड के साथ। तो रिटर्न क्या करता है, कोई वैल्यू हमको वापस रिटर्न करता है। ठीक है? तो व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द फंक्शन डेफिनेशन। अब इसका मैं एक बार और एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो मेरा एक कोड है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 4 लाइन का कोड लिख दिया। उसके बाद मेरा एक और फंक्शन है, मान लो यहाँ पर मैंने इसके अंदर भी 3-4 लाइन का कोड लिख दिया है। अब मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ कॉल करता हूँ। मान लो इस फंक्शन का नाम है अपने पास डेमो 1। ठीक है? फिर एक फंक्शन मैं कॉल करूंगा डेमो 2, और उसके बाद मैं वापस यूज कर लूंगा डेमो 1, और उसके बाद एक बार फिर से मैं यूज कर लूंगा डेमो 1 वापस से। इस केस में क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ से ट्रांसलेट तो होगा, मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलेगा। मान लो डेफ यहाँ आया, उसने छोड़ दिया, आगे चलते हुए यहाँ आ गया इस जगह पर। यहाँ से पहली लाइन आपकी जो है, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। मेन प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू होगा। जैसे ही आप इस फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करवाएंगे डेमो 1, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारा कंट्रोलर आगे जाने की बजाय वो यहाँ से जाके ढूंढेगा डेमो 1 कहाँ है, यहाँ है, और फिर उसके अंदर की वो जो स्टेटमेंट्स है उसको एक एक करके रन करेगा और ये वापस वहीं आ जाएगा जहां से वो गया था। तो यही बात दोस्तों मैंने यहाँ पर मेंशन की है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम अपना एक फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे अभी हमने आपको कहा था यहाँ पर जो डेफिनेशंस है मल्टीपल, और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, जैसे आपने डेमो 1 को किया या डेमो 2 को किया, जो भी फंक्शंस कॉल करोगे, तो होगा क्या, यहाँ से कंट्रोलर हमारा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उस टाइम पर क्या होगा, कंट्रोलर ऑफ द प्रोग्राम इज
ट्रांसफर टू द फंक्शंस डेफिनेशन, यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएंगे और फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है, जो भी कोड लिखा है, एंड द इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। तो उस टाइम पर क्या होगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंट्रोलर ऊपर जाएगा और वहां के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन से वैल्यूज को कुछ रिटर्न करवा रहे हैं। जरूरी नहीं है हर बार रिटर्न लगेगा, लेकिन ये फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे जब मैंने फंक्शन कॉल किया सम, तो सम फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यूज लेकर के जाएगा तो वापस कुछ रिटर्न भी करेगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है सपोज लाइन, तो लाइन फंक्शन क्या काम करेगा, सिर्फ लाइन को प्रिंट कर देगा, तो उस टाइम पर ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कभी कभी आप खाली रिटर्न भी लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों जब भी आप अपने फंक्शन में रिटर्न लिखेंगे तो उस टाइम पर आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोलर है, मतलब जो फंक्शन के अंदर गया है, वो वहां से वापस आ जाएगा रिटर्न कीवर्ड देखते ही। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं द रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। यानी कि इस फंक्शन में गया, यहाँ कहीं रिटर्न लिखा था, रिटर्न देखते ही वो वापस वहीं आ गया जहां से वो उस टाइम पर गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हम रिटर्न स्टेटमेंट के बेस पे वापस आ सकते। द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉलिंग फंक्शन आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका रिटर्न स्टेटमेंट हो भी और हो सकता है नहीं भी हो। फंक्शंस इन पाइथन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जरूरी नहीं है हर बार करेगा, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बोला। उसके बाद हम लोग बोलेंगे देयर कैन बी ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। एक वो फंक्शन होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है और एक जो नहीं करता है। तो फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज, इसको बोलते हैं नॉन वॉइड फंक्शन। नॉन वॉइड का मतलब होता है जो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। ये नॉन वॉइड है, मतलब कुछ ना कुछ तो भेजेगा। और एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फंक्शन जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसका आपको एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी एक नई फाइल बना देते हैं। ठीक है, और इस फाइल के अंदर जाकर के मैं अपना एक फंक्शन लिख देता हूँ जिसका नाम है सपोज डेमो। अब इस डेमो फंक्शन के अंदर बस मैं इतना ही लिखता हूँ। ये फंक्शन जो है वो क्या काम करेगा, इसके लिए मुझे पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये डेमो फंक्शन जो है वो शायद वेलकम करवा रहा है किसी का। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शंस की डेफिनेशन ऊपर जाके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेफ, उसके बाद उस फंक्शन का नाम आएगा और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों कॉलन। ठीक है, यानी कि फंक्शन का हेडर बन रहा है। अब मैं यहाँ से जैसे ही डेमो फंक्शन कॉल करूंगा, मान लो इसका कुछ भी नाम आप रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो, मान लो एक्स नाम की वेरिएबल में हम लोग लिखना चाह रहे हैं इनपुट, और फिर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, इस टाइप से उसने नेम डाल दिया होगा। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, उसके लिए एक मैसेज लिख दूंगा जैसे वेलकम, और उसके बाद में जाके लिख दूंगा एक्स। तो ये क्या कर देगा, एक्स जो नाम है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो बस ये इतना सा मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट मैंने यूज नहीं किया है। दोस्तों इसको मैं सेव कर देता हूँ, मान लो इसका मैं नाम रख देता हूँ डेमो 3 नाम रख देता हूँ। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस कोड को रन करूंगा। एग्जीक्यूशन जो है वो इस स्टेटमेंट से होगा। देखो अगर मैं आगे इसको कमेंट कर देता हूं तो कुछ भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। आपका एग्जीक्यूशन कर कौन रहा है, तो एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट। अब मैंने एक डेमो फंक्शन कॉल किया, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये कंट्रोलर यहाँ से आएगा ऊपर, ये आके डेफिनेशन देखेगा डेमो कहाँ है, और फिर उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे हैं वो सब रन करना शुरू कर देगा। तो मैंने इसको सेव किया, फिर से रन करता हूँ। आप देखेंगे एंटर योर नेम, मैंने इस बार नाम किसी का लिख दिया जैसे तुषार, तो आप देखेंगे लिखा आएगा वेलकम तुषार। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शंस जो कॉल हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास फंक्शंस की, दोस्तों ये है हमारे पास फंक्शन की कॉलिंग। और ये क्या है हमारे पास फंक्शंस का जो डिफाइन हम लोग करें, तो फंक्शन की डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ पर ये कुछ है। अब हो सकता है कि आप यहाँ पर बीच में से ही यहाँ पे यहाँ आए और आपने क्या लिख दिया, रिटर्न। तो जैसे ही यहाँ पर रिटर्न की आएगा, कीवर्ड आएगा, ये यहाँ से कंट्रोलर वापस भेज देगा। अब ये दोस्तों वेलकम प्रिंट नहीं करने वाला है। देखते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पर ऐसे किसी का नाम लिख दिया जैसे योगेश, तो ये फंक्शन वहाँ ऊपर गया, पहली लाइन में नाम रीड कराया। ठीक है, और उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया मतलब उसके रिटर्न के बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट इसने नहीं किया। तो रिटर्न क्या करता है, जो कॉलिंग फंक्शन था वहां से वापस उसको वहां पे भेज देगा।
अब ये जो रिटर्न है, वो जनरली दोस्तों यहाँ पर कोई वैल्यूज़ को पास करता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर सम, एवरेज, मीन, मैक्स ऐसा कोई अगर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो फिर ये कुछ रिटर्न भी कर देगा। मान लो इस फ़ंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ एवीजी, ठीक है? क्या नाम है? एवीजी। और इसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट भी भेज देता हूँ। जैसे मान लो एक है ए और एक है सपोज़ बी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही है ए और बी की, ठीक है? तो मैं क्या कर देता हूँ, मान लो ज़ेड इक्वल्स टू या सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस बी आ गया। और उसके बाद हम लोग इसका डिवाइड करना चाहते हैं, तो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास क्या आएगा, एवरेज, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, रिटर्न ऑफ सी। तो हमने क्या देखा, 2 नंबर भेजे, उसका एवरेज निकला और एवरेज वापस रिटर्न हो गया। इस केस में अब मैं यहाँ पर जो फंक्शन बना रहा हूँ उसका नाम क्या है, एवीजी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और इसके अंदर 2 नंबर पास कर दूंगा। जैसे मान लो 9 और 8 मैंने पास कर दिया। अब ये कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो वो आप किसी वेरिएबल में ले सकते हो। जैसे मान लो आपने आर नाम की वेरिएबल बना दी, लाइक रिजल्ट, और उसमें आपने लिया है। अब आप उसको अगर प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने इसमें लिख दिया एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ अबो नंबर इज, और क्या नंबर है वो आपके पास, तो आपने यहाँ आर को डिस्प्ले करा दिया। कोड को दोस्तों रन करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 8.5। ये क्या है हमारे पास, जो हमने 2 नंबर भेजे थे उसका एवरेज निकल के आया, और इस स्टेटमेंट पे उसने प्रिंट करके दिखा दिया। मतलब इस फंक्शन ने यहाँ से ऊपर गया, वो सी में रिजल्ट लाया, वो रिजल्ट आर में जाके डाल दिया, और उस आर को हमने प्रिंट करा के दिखा दिया। ये थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सिंपल सी बातें हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे फंक्शंस आपके पास कुछ रिटर्न करें, और हो सकता है अगर आपने रिटर्न लिखा भी है, तो उस केस में आप रिटर्न करवा नहीं रहे हो, केवल रिटर्न कीवर्ड लिखा। जैसे इस केस में मैंने क्या करा है, केवल जैसे इससे पहले तो केवल रिटर्न लिखा था, है ना? जब हमने देखा था, और अभी हम लोग क्या करें, रिटर्न करवा रहे हैं कोई वैल्यू भी, ये भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल, जैसे सम, और सम में मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक्स और वाई 2 वेरिएबल ली, जैसे ए और बी ली थी। दोस्तों ये मेरा एक फंक्शन था, इस फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर हो रही है इस जगह पर, ठीक है? तो ये फंक्शन की कॉलिंग है। इस फंक्शन की कॉलिंग में मैंने क्या करा, 5 और 3 भेजा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है यहाँ से वैल्यू लेके जाएगा, और इस जगह पर क्या होगा, 2 अलग-अलग वेरिएबल बनेगी, एक एक्स और एक वाई। ये जो 5 है दोस्तों, वो किस में जाएगा, इस एक्स के अंदर, इसका नाम है एक्स, इसमें जाके स्टोर हो गया 5, और इसका नाम है वाई। ये जो 3 आपने भेजा है, वो 3 इसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब एस नाम की एक अलग वेरिएबल बन गई, इसका नाम है एस, ठीक है? और एस में क्या जा रहा है, एक्स प्लस वाई, मतलब इसमें आएगा 8, और ये वाला जो वैल्यू है एस, ठीक है, ये रिटर्न एस, ये उस वैल्यू को भेज देगा फंक्शन के पास। अब ये फंक्शन क्योंकि रिटर्न कर रहा है, तो इस तरफ यहाँ लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल होगी, उसमें आएगा, तो रिजल्ट के अंदर आपके पास आ गया 8, और फिर आपने उसको प्रिंट करके दिखा दिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ एक और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे डेमो 1 में क्या लिखा है, हेलो, और उसके बाद नाम। तो मान लो मैंने डेमो 1 फंक्शन में लिखा स्नेहा, ये स्नेहा कहाँ जाएगा, इसके अंदर, तो यहाँ डिस्प्ले क्या हो जाएगा, हेलो स्नेहा। फिर दोस्तों मैंने डेमो 2 में 1024 भेजा, तो ये 1024 इधर आएगा। डेमो 2 में आपके पास ए जो वैल्यू उसमें आएगी 1024 लिखा आएगा, योर आईडी नंबर इज 1024, और ये खाली रिटर्न कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो कोई रिटर्न जो वैल्यू नहीं कर रहा, जैसे यहाँ से कोई एस जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है? तो यहाँ पर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल सा रिटर्न है, वो जहाँ से गया वहीं वापस आ जाएगा। और यहाँ तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट होने के बाद वो वापस यहाँ आएगा, ठीक है? तो अगर आप सबसे लास्ट में जाके रिटर्न लिख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है, तो इसका कोई सेंस है नहीं, वैसे आपने फोर्सफुली उसको भेज दिया। इसका मेन बेनिफिट तब होता है जब आप बीच में से कहीं किसी कंडीशन में आके आप रिटर्न करा रहे होते, जैसे इस इवन का नंबर, अगर मान लो एक फंक्शन बना रहे हो, इवन नंबर ऑड नंबर उसका, तो आप वहां से क्या रिटर्न करवाना चाह रहे हो उसके बेसिस पर, ठीक है? मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट बना रहा हूँ, एक्स, वाई और ज़ेड 3 नंबर भेज रहा हूँ, ठीक है? ये जा रहा है आपके पास एक्स के अंदर, ये वाली वैल्यू जा रही है आपके पास यहाँ पर वाई में, और ये जा रही है आपके पास ज़ेड में। तो एक्स, वाई और ज़ेड 3 अलग-अलग वेरिएबल्स बन गई। एक के अंदर जा रहा है आपके पास 2, एक में जा रहा है 3, एक में जा रहा है 4। अब इनका जो स्क्वायर रूट है, देखो रिटर्न क्या करेगा, x इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 2। ये 2 इंटू 2 जो आपके पास है वो आएगा v1 के अंदर, फिर y इंटू वाई जो है ये आएगा आपके पास v2 में, और ऐसी z इंटू जेड आपके पास आ जाएगा v3 में।
ठीक है, अगर आप प्रिंट करके देखेंगे जैसे द रिटर्न्ड वैल्यू आर एज अंडर V1, V2, V3, तो दोस्तों 2 इंटू 2 यानी कि आपको ये डिस्प्ले करेगा 4, 3 इंटू 3 आपको डिस्प्ले कर देगा 9 और 4 इंटू 4 आपको डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर ये 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो ये मैंने आपको वैसे कॉल करके दिखाई दिया। जैसे मान लो हमारे पास है एक फंक्शन है जिसका नाम है सम, इसमें हम ए और बी दो वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, और ये उसका दोनों का सम करके जेड में जेड उसको रिटर्न कर देगा। तो फंक्शन की कॉलिंग कैसे करें, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लिखा आएगा एंटर नंबर 1। मान लो आपने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7 और दूसरा यहाँ पर आपने लिख दिया सपोज 8। तो 7 और 8 यानी कि जब फंक्शन कॉल करोगे सम, सम में आपने दो नंबर भेज दिए 7 और 8, और यहाँ से ये दोनों वैल्यूज आपको जैसे मैंने पहले कहा था ये वैल्यू यहाँ आएगी, इसका सम होगा, सम होकर के वापस रिजल्ट आएगा जेड में और जेड आप रिटर्न कर देंगे। तो इन दोनों का जो भी सम होगा आपके पास, जैसे 15 तो 15 आ जाएगा इसमें, और इस 15 को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे द सम ऑफ अबो नंबर इज, जो भी आपका नंबर आएगा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे या इस कोड को जब आप चलाएंगे तो जैसा मैंने कहा वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप फंक्शन कॉल करें तो हो सकता है आप एक्स और वाई भेज रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई लिख दिया, ये भी चलेगा। आप यहाँ पर दोस्तों 5 और 6 लिखना चाहें वो भी चल जाएगा, और आप ये भी कर सकते हैं कि बिना वेरिएबल में लिए आप सीधे इस फंक्शन को इस सम नाम के फंक्शन में पास कर सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर्ड टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय कॉलिंग इट। ठीक है, कॉल फंक्शन क्या है, आपके जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको वहां पर भेजने का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, यानी कि आप यहाँ पर ये जो पासिंग कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ से जो एक्स और वाई भेज रहे हैं, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। इन प्रोग्रामिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या करती है, आर्ग्यूमेंट रेफर टू द वेरिएबल्स पास्ड टू द फंक्शन। आप यहाँ से जो वेरिएबल्स पास करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से इन द अबो एग्जांपल टू वेरिएबल्स x एंड y आर पास ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। हम फंक्शन को कॉल करके x और y भेज रहे हैं। द पैरामीटर a एंड b एक्सेप्ट्स द पास्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर जैसे हम इसको आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फंक्शंस के क्या है ये हमारे पास पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पैरामीटर्स। ये रहा आपके पास a और b, ये रहा आपके पास x और y। ये x और y की वैल्यू है। मान लो आपने इसके अंदर वही जैसे 7 और 8 डाला, तो 7 और 8 इधर इधर आएगा, ये रहा 7 की कॉपी, इसके अंदर 8 की कॉपी। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरामीटर, और जब कॉल करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। वैसे एक ही जैसे ही है। ठीक है, जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जब फंक्शन के पास जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी कॉपी गई है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। इसको इसको तो हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर और ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स है। इसी टाइप से अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है यूजर डिफाइंड फंक्शंस में। जैसे डेफ, डेफ क्या करता है दोस्तों, फंक्शंस की डेफिनेशन शुरू करवाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने क्या लिखा है, फंक्शन के नाम से पहले डेफ। डेफ क्या कर रहा है, फंक्शंस को डिफाइन करेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा आइडेंटिफायर सम। सम नाम का फंक्शन है। ठीक है, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉलोइंग डेफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन। जब आप डेफ लिखेंगे तो डेफ के बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने डेमो1 लिखा है और फिर ब्रैकेट रखा दिया, इस ब्रैकेट के अंदर ऑप्शनल है, आप चाहे तो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, द वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर लाइक ए एंड बी इनसाइड द पैरेंथेसिस आर द आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, जब हम फंक्शंस बना रहे हैं उसमें आर्ग्यूमेंट्स कह देंगे हम लोग। ठीक है, और पैरामीटर्स कह सकते हैं वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन। उस फंक्शंस को जो वैल्यू दे रहे हैं आप, वो आपके पैरामीटर्स। तो आप पैरामीटर आर्गुमेंट दोनों हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग अपने फंक्शंस की कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो वो हम वहां से आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं और पैरामीटर जो ऊपर लिया जा रहा है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग उसके बाद क्या लगाते हैं, कॉलन। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी डेफ, और उसके बाद लिखा था सम, इसके अंदर सपोज ए कॉमा बी, और उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉलन। कॉलन का मतलब अब हमको 4 स्पेसेस छोड़ के लिखना है, तो ये हमारा हेडर हो गया। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देर इज अ कॉलन एट द एंड ऑफ डेफ लाइन, मीनिंग इट रिक्वायर्स अ ब्लॉक। इसका मतलब है अब हमको एक ब्लॉक की जरूरत है, हम अपने फंक्शंस की डेफिनेशंस लिखने वाले हैं।
द स्टेटमेंट इंटेंट या कह सकते हैं इंडेंटेड बिलो द फंक्शन डिफाइन द फंक्शनलिटीज, मतलब ये जो 4 स्पेसेस छोड़ के हम लोग जो लिख रहे हैं वो हमारे फंक्शंस की यहाँ पर डेफिनेशंस है, ठीक है, उसकी वर्किंग है ऑफ द फंक्शन। दिस ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग इसको फंक्शन की बॉडी भी बोल सकते हैं, फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, जो भी रिजल्ट है वो वापस रिटर्न कर देगा। ये समझ में आ ही गया था इस एग्जाम्पल में जो मैं आपको भी चीजें बता रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एक और एग्जांपल, वही हम लोग देख रहे हैं बार बार। तो ये हो गया डेफ सम ए बी, और उसके बाद हमने यहाँ से z रिटर्न कर दिया। मान लो हमने यहाँ पर 3 और 2 पास किया है, तो ये 3 और 2 यहाँ से जाएगा और दोनों का सम आपको यहाँ पर 5 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, वही सारी बातें जो अभी मैं आपको यहाँ बता रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास फंक्शन का हेडर क्या हो गया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमारे हेडर की जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन का हेडर है। 4 स्पेसेस छोड़ के ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, फंक्शन हेडर है। ठीक है, इसमें कॉलन जो मैं आपको कह रहा था, तो द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट बिगिन विद कीवर्ड डेफ एट एंड एंड्स विद द कॉलन, उस पहली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल्स जो हमने इसमें पास करी है पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन के हेडर में। फिर फंक्शंस की बॉडी क्या होगी, वो सारे स्टेटमेंट जो कि हमने अपने फंक्शन के इंडेंटेशन के अंदर लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा फंक्शन शायद कुछ रिटर्न करे या नहीं करे। ठीक है, तो फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू थ्रू अ रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद इंडेंटेशन क्या हो गया, तो हम जो है वो जनरली 4 स्पेसेस यूज करते हैं पाइथन के अंदर एक ब्लॉक बनाने के लिए, और ऑल स्टेटमेंट विद इन द सेम ब्लॉक हैव द सेम इंडेंटेशन। सभी के 4-4 स्पेसेस हमको लगाने होते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट है। जैसे आप कॉलर लगा के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्लॉक है, चाहे वो लूप का हो, चाहे फेल्स का हो, चाहे फंक्शंस का हो, वो सारे 4 स्पेसेस में ही काम करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पाइथन का एक प्रोग्राम कंप्लीटली बना देता हूँ। जैसे होता है क्या, हमने एक डेमो नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने लिख दिया सैंपल फंक्शन। ठीक है, फिर हमारा प्रोग्राम तो यहाँ से शुरू होगा, प्रिंट करेगा एट द टॉप मोस्ट लेवल राइट नाउ, यहाँ पर हमारा फंक्शन आएगा, ये हमारा फंक्शन रन होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इनसाइड हम कौन से फंक्शन में, हम मेन फंक्शन में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ये हमारा मेन फंक्शन है, जो फंक्शन का नाम है वो यहाँ डिस्प्ले करता है। उसके बाद हम आते हैं डेमो में, तो ये डेमो छोड़ के यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ डिस्प्ले कर देगा सैंपल फंक्शन। तो पहले ये लाइन लिखी आएगी, फंक्शन का नाम लिखा आएगा, और उसके बाद सैंपल फंक्शन लिखा आएगा। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा, एट द टॉप मोस्ट लेवल राइट नाउ इनसाइड मेन, और उसके बाद सैंपल फंक्शन। ठीक है, पाइथन के प्रोग्राम में मैंने फंक्शन कॉल करके भी आपको ऐसे डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, चाहे जो भी फंक्शन आपके पास हो, फंक्शन का जैसे ही नाम लिखोगे स्टेटमेंट हमारे वहाँ के एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रेफर टू द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। इन पाइथन अ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इन एन एग्जीक्यूशन फ्रेम। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन फ्रेम में होगा। अब एन एग्जीक्यूशन फ्रेम क्या क्या होता है उसके अंदर, तो सम इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, यूज फॉर डीबगिंग, डीबगिंग के लिए। फिर हमारे पास नेम ऑफ द फंक्शन होता है, आपने कितनी वैल्यू पास करी ये होता है। वेरिएबल्स क्रिएटेड इन फंक्शन हो सकता है आप अपने इस फंक्शन के अंदर, जैसे फंक्शन मैं मान लेता हूँ उसका नाम है डेमो, और इसके अंदर आपने जाकर के x इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो ये 5 जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किस में हो रही है, x नाम की वेरिएबल में। तो वेरिएबल आपने अंदर बनाई है लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो सब कुछ देखता है, और इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। अब इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होना है, वो ये सारा का सारा काम किस में होता है, हमारे फंक्शंस के एग्जीक्यूशन फ्रेम के पास, ये सब कुछ उसमें होता है। इसी तरीके से हम लोग आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स की बात कर ले, मैंने आपको भी बता ही रखा है ये भी, कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अपीयर्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एंड द पैरामीटर अपीयर एट द फंक्शन हेडर। तो ये दोनों आपके पास क्या है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट हो गई, और ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स है। आर्ग्यूमेंट इन पाइथन कैन बी वन ऑफ द वैल्यू, जो भी है दिस वैल्यू टाइप। तो हमारे पास ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पर हम लोग 5 और 6 भी भेज सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास लिटरल्स, हम x और y भी भेज सकते हैं, तो ये हो गई वेरिएबल्स। और हम लोग x+1 और y+8 करके एक्सप्रेशंस भी भेज सकते हैं। तो x और y की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू मान लो 5 है, तो ये यहाँ से क्या भेजेगा 6, और ये मान लो 6 है, तो 6 और यहाँ पर ये आपको 14 जो है वो रिटर्न करेगा, मतलब ये यहाँ से भेजेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हो फंक्शंस की कॉलिंग के टाइम पर।
इसी टाइप से हम लोग देख लेते हैं पासिंग पैरामीटर्स, तो हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देखने वाले हैं, जो कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे पोजीशन ए, बी और सी, ठीक है? ये ए, बी और सी, यहाँ पर आपने जो ए, बी और सी भेजा है यहाँ से, ठीक है? तो मान लो यहाँ पर आपने 5, 6 और 7 भेजा है। ये 5 किस में जाएगा दोस्तों? इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। अगर आप आगे-पीछे भेजना चाहते हो तो यहाँ पर फिर आपको कॉलिंग के टाइम पर या उसके फंक्शंस की डेफिनेशंस में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जनरली आप जिस टाइप की वैल्यूज़ भेजते हैं वो वैसे ही उसी सीक्वेंस में डेटा को आगे पास करता है। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सब तो आपको भेजने ही भेजने और पोजीशन वाइज़ ही आपको उसको भेजनी होती है। नेक्स्ट है आपके पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है? मान लो आपने एक वैल्यू पीछे फिक्स कर दी, जैसे p, t, r इक्वल्स टू 6.5। तो यहाँ से p और t यानी कि p यानी कि क्या हो गया आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ t का मतलब हो गया टाइम। मान लो मैंने 1 लाख रुपया लोन पे मेरे को लेना है 1 साल के लिए, उसका इंटरेस्ट जो है वो 6.5 है। अब ये 6.5 की वैल्यू मैंने डिफ़ॉल्ट कर दी, फिक्स कर दी। तो आप इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारे फंक्शंस की डेफिनिशन है, और इस डेफिनिशन में हमने यहाँ एक जो वैल्यू है r इक्वल्स टू 6.5 ही हमने फिक्स कर दी। ध्यान रखना दोस्तों, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा राइट टू लेफ्ट चलती है। मान लो आपको एक और करनी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो यहाँ पर कि p इक्वल्स टू मान लो 5000, ठीक है? और फिर आपने कॉमा करके t कर दिया और फिर r इक्वल्स 6.5, ये नहीं चलेगा। अगर आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट करनी है, तो पहले आपने ये कर दी, इसके बाद यहाँ आपको करनी पड़ेगी, फिर जाकर के आप नेक्स्ट वाले को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा आपके पास जो है वो राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस में ही चलती है। ठीक है? तो इस आप चाहें तो इसको एग्ज़ीक्यूट करके देख सकते हैं। सिंपल सा मैंने ptr लिया है, यहाँ पर p और t को भेज रहा हूँ मैं। r आपके पास फिक्स है, ये p इंटू t इंटू और r यानी 6.5 लेगा अपॉन 100 कर देगा, तो ptr अपॉन 100 आ जाएगा आपके पास। p इंटू t इंटू r अपॉन 100, जो भी रिजल्ट है वो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है? तो इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करके देखने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैंने बता दिया। ऐसे ही दोस्तों आप कीवर्ड्स या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखो डेफ सिंपल इंटरेस्ट में p, t, r फिक्स कर दिया, ptr वो सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है? अब आप यहाँ पर क्या करो, सपोज़ कि p इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 आपने कर दिया, दोनों की वैल्यू आपने 0 कर दी। जब आप कॉल कर रहे हो तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हो, आप p की ये वैल्यू है, t की ये वैल्यू, देखो इससे पहले मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, मान लो ये फंक्शन आप कॉल कर रहे थे, ठीक है? तो मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पर SI, जैसे इस पिछले एग्जाम्पल में देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या भेजा था, p और t भेज दिया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ आकर के देखें तो यहाँ पर हम p की वैल्यू p इक्वल्स टू ये और t इक्वल्स टू ये, इस तरीके से हम भेज रहे हैं। मतलब हम साथ में उसका नाम बता करके वैल्यू भेज रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे p में जानी चाहिए और ये वाली वैल्यू हमारे t में जानी चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स जो हैं उसके कुछ स्कोप होते हैं। क्या है? पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं आपको एक आध प्रोग्राम और बना के दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट का बनाया, तो इसकी कॉलिंग कैसे करेंगे आप वो देख लीजिए। जैसे मान लो मैं इसमें 1 लाख रुपया बेचता हूँ, ठीक है? कॉमा मैं बेचता हूँ सपोज़ 2 साल के लिए, और सपोज़ उसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा मैं 8.5 मान लेता हूँ। हालाँकि इतना कम अभी है नहीं, लेकिन मान लेता हूँ। और आपका रिजल्ट आ गया आर में, तो इस फंक्शन का नाम क्या है? एसआई। ऊपर जाके क्या लिखना पड़ेगा? डेफ ऑफ एसआई। और एसआई फंक्शन में हम लोग यहाँ पर क्या-क्या पास करेंगे? तो मान लो आपने लिया एक p, t, r, ये आपने ले रखा है, ठीक है? कॉलन लगा के एंटर कर देंगे। यहाँ आप क्या कर लेंगे, सपोज़ आप यहाँ ले रहे हैं जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू, और फिर मैं लिख देता हूँ p इंटू t इंटू r अपॉन और उसके बाद 100। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, और रिजल्ट आपको रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करना है आपको? रिजल्ट ही आपने मेंशन कर दिया, ठीक है? अब ये आपका काम यहाँ आर तक आ जाएगा, और उसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट इज, क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट? तो वो है आपके पास यहाँ पर आर, ठीक है? ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस कोड को दोस्तों मैं एक बार सेव करके रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 17,000 रुपये हमारे 2 साल का इंटरेस्ट है। अगर आप 1 साल का करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाके 1 लिखना पड़ेगा, आप एग्ज़ीक्यूट करें, आपका रिज़ल्ट इतना आ रहा है।
अगर आप इसका इंटरेस्ट बदलना चाह रहे हैं, मान लो 6.5, तो आप देखेंगे रिजल्ट उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। अब अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं r इक्वल्स टू 6.5। तो अब हमको यहाँ पर ये 3 आर्ग्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 2 से ही काम हो जाएगा। 6.5 लिखेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट आपको मिल रहा है। हमने तो बताया नहीं पर यहाँ पर कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो आपने एक फ़ंक्शन बनाया, एक रिज़ल्ट नाम की वेरिएबल बनाई। दोस्तों क्या ये पॉसिबल है कि मैं बाहर आकर के यहाँ पर प्रिंट रिज़ल्ट लिख दूँ? चल जाएगा क्या? है ना? यहाँ हमने क्या लिखा है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जो हमने रिटर्न भी करा दिया। लेकिन क्या इस रिज़ल्ट को इस फ़ंक्शन के बाहर से हम एक्सेस कर सकते हैं? मैं सेव करके चलाऊँगा, आप देखेंगे क्या आ गया, रिज़ल्ट नाम की वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है? जबकि तो है, दिख तो रहा है ये रही। इसने रिज़ल्ट रिटर्न भी तो किया है और हमने प्रिंट करके देखा भी है आर में। तो दोस्तों ये इसके अंदर जो वेरिएबल बनती है वो होती है लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल को आप उसी फ़ंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो, बाहर से आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, मैंने एक बताया आपको लोकल वेरिएबल। अगर मान लो यहाँ पर इस रिज़ल्ट को छोड़ो, अपन और कुछ बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है x इक्वल्स टू 100, ठीक है? और मैं इसके अंदर जाकर के प्रिंट करना चाहता हूँ क्या? वैल्यू ऑफ x इज़, ठीक है? इस तरीके से मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, वैल्यू ऑफ x इज़, और फिर मैं x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? और इस फंक्शन का नाम भी मैं थोड़ा बदल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा रख लेते हैं हम लोग इस कोड को। मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो, ठीक है? डेमो नाम का फंक्शन है, और इसको भी मैं हटा लेता हूँ और ये डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ इसी कोड को इसके बाहर आने के बाद अगर मैं कॉल करता हूँ x को, ठीक है? तो क्या ये प्रिंट करेगा? अब देखिए मैंने यहाँ बाहर आ गया और वैल्यू ऑफ x ले रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ डेमो नाम का फंक्शन है, वो प्रिंट कर रहा है। ये वाला फंक्शन तो प्रिंट कर रहा है। देखा, ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है, x की वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं इस डेमो के बाहर आकर के इसको कॉल करूँगा तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, x तो है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये बाहर से एक्सेसिबल हो जाए, तो आपको सभी स्कोप के बाहर यानी कि बिना किसी इंडेंटेशन में जाके लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू 100। अब देखिए आपने एक वेरिएबल बना दी और इस वेरिएबल को आपने एक्सेस करना है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर आपने जाके लिख दिया, इधर भी चलेगा और बाहर भी चल जाएगा। दोनों में आपको आ रहा है 100। अगर इन केस अगर आप यहाँ जाकर के x की वैल्यू को 50 कर देते हैं, तो दोस्तों पहले तो आपने 100 करा, ठीक है? फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, जब प्रिंट कराया उससे पहले यानी कि इस स्टेटमेंट के पास जब मैं आया, तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू को 100 थी जिसको कर दिया 50, और 50 आपने प्रिंट करा दिया। फिर जब आप बाहर निकले तो दोस्तों अभी भी तो x की वैल्यू 50 है। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे एक 50 आया और एक 100 आया। तो ये जो 50 आपने किया इस केस में, ये एक लोकल वेरिएबल आपके पास बनी है। ये जो वेरिएबल है ना आपके पास, इसको क्या बोलूँगा, लोकल वेरिएबल। ये अंदर की बनी है, बाहर वाली नहीं है। ठीक है? बाहर वाली तो आपके पास ये आपको 100 दे रहा है यहाँ पर, जबकि ये क्या दे रहा था, 50 दे रहा था आपके पास। तो ये आपको थोड़ा-सा समझ में होगा, एक वेरिएबल होती है आपके पास लोकल और एक आपके पास होती है ग्लोबल। तो एनी वेरिएबल इन ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन, ठीक है? इट इज़ क्रिएटेड। जब आप किसी ब्लॉक के अंदर बनाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड स्कोप। आप कौन से ब्लॉक के अंदर उसको बना रहे हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कोप। कौन-कौन सा आता है? लोकल और ग्लोबल। पहले हम बात करेंगे लोकल को लेके। लोकल मतलब इस माय फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाई है, ये कौन सी है आपके पास? लोकल है। और इस लोकल वेरिएबल को x इक्वल्स टू को अगर आप बाहर से एक्सेस करेंगे तो क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी, जो मैंने प्रैक्टिकली दिखा दी है। तो लोकल वेरिएबल क्या होती है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन बिलोंग टू द लोकल स्कोप ऑफ दैट फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड दैट फंक्शन। तो आप उसको केवल अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इस x को लिखा, अगर इसको मैं y लिख देता तो क्या होता दोस्तों? चल जाता, है ना? और यहाँ पर आपके पास y एक अलग से वेरिएबल है, ये बाहर वाली नहीं है, तो अंदर वाली है आपके पास। तो इस तरीके से आपने उसको एक्सेस कर लिया। ये समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक लोकल वेरिएबल आपको बता दी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या हो गई कि आपके पास x की वैल्यू है जो आप यहाँ पर यूज करें, अगर आपने उसको चेंज नहीं किया होता, जैसे अभी हमने इसको चेंज किया था। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस इस लाइन को लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ x।
तो ये 100 था, यहाँ 100 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 100 प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, लोकल वेरिएबल कोई नहीं, क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, x इक्वल्स टू 5, इस केस में क्या होगा, आपके पास एक 5 और एक 100, तो ये आपके पास क्या हो गया, अभी यहाँ पर ये तो हो गया आपके पास ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये मान लो ग्लोबल है आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास इस स्पेलिंग में देख लेना आप। और ये वाली जो आपके पास है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये है लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो एक लोकल वेरिएबल है, एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। ये वेरिएबल यहाँ आप देख रहे होंगे x इक्वल्स टू 300, अगर मैं अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, हमने अंदर डिफाइन या डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करें, ओके। लेकिन इससे पहले वाले में हमने क्या कर दिया, अंदर एक डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए वो क्या था, लोकल वेरिएबल था। अब हम बात करेंगे ग्लोबल कीवर्ड के बारे में। मान लो हमको अगर अंदर एक वेरिएबल बनानी, जैसे यहाँ तो ठीक था ये वाला, अगर हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल है, मान लो इसका नाम अब मैं फिर से y कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ y, अभी आप देखेंगे, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ y। और दोस्तों अगर मैं इसी लाइन को फिर से मैं यहाँ आकर के अगर प्रिंट करता हूँ, तो क्या होगा, एरर आएगी। आपको पता चल ही गया होगा कि ये तो क्या बन गई, लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, एरर आ गई। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी फंक्शन के अंदर से एक वेरिएबल जो बना रहे हैं उसको अगर आप ग्लोबल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। एक तो दोस्तों ये रही आपके पास यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो एक ये रही। और अगर आप अंदर वाली को भी ग्लोबल बनाना चाहते हो, तो दोस्तों इसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस एक ग्लोबल की, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर ग्लोबल, ठीक है, आपने एक मैंने स्पेलिंग कुछ गड़बड़ कर दी है, GLOBAL, ठीक है, ग्लोबल यहाँ पर, और इसको भी आप थोड़ा सही कर देते हैं, ग्लोबल, इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लोबल जो वेरिएबल बन गई है वाई, और अब ये वाई हमारी दोस्तों बाहर से भी एक्सेसिबल हो जाएगी। खैर मैं इसको लिख रहा हूँ ग्लोबल वाई इक्वल्स टू 5, जो भी हमने इसको लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, ग्लोबल सपोज कि मैंने कर दिया वाई, और उसके बाद अगर हम वाई को चेंज करते हैं, मान लो इसके बाद आकर के ये वाई नाम की वेरिएबल बना दी, वाई इक्वल्स टू सपोज 200, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखेंगे 200 100 200 कहाँ से आ रहा है, तो ये रहा आपके पास, ये रहा आपकी x की वैल्यू, ठीक है, जो कि 100 थी। और उसके बाद हमने अच्छा इसको पहले कॉल किया है, तो पहले कॉल किया तो क्या लिखा आ गया हमारे पास, 200, फिर 100 और फिर वापस ये 200। तो अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर जाकर के वेरिएबल बनाना चाहते हो, अभी ये क्या है आपके पास लोकल वेरिएबल बन गई थी, लेकिन अब हमने इसको लोकल नहीं बनाया, क्या बना दिया, ग्लोबल की, एक ग्लोबल कीवर्ड यूज किया, जिससे हमने अपनी वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर ही ग्लोबल बना दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इफ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल बट आर स्टक इन द लोकल स्कोप, आप उस लोकल स्कोप में है, तो दोस्तों ग्लोबल कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। ग्लोबल कीवर्ड जो है वो क्या करेगा, वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। जैसे आपने इस ब्लॉक के अंदर आकर के ग्लोबल एक्स लिख दिया तो ये चलेगा, और अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तब भी कोई इशू नहीं आने वाला। आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। दोस्तों ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने कर ली हैं। बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, शॉर्ट में समझाया, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएं। आई होप दोस्तों कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म में कहीं से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कहीं ना कहीं मेरे जो वीडियोस हैं वो थोड़े और प्रमोट हो सके, लोगों तक पहुंच सके। आप चाहे तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।